जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम यूपीएसआई के लिए बीएनएस देख रहे थे, ठीक है। और ये बीएनएस का आज सेकंड पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम आगे की चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चे देखिए पहली बार कर उनको मैं बता दूं कि साथियों वो सभी चले जाए हमारे प्लेलिस्ट में। देखिए, प्लेलिस्ट हमने बनाई है स्टैटिक जीके कराया दोस्तों, यूपीएसआई यूपी पुलिस होम गार्ड के लिए। तो जा करके ये आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट। और ये रही मूल विधि की। देखिए, मूल विधि में हमने नौवां अध्याय करवा रहा हूँ बीएनएस, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे जा करके सारी वीडियो क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, जा करके इसको अच्छे से देखिए। इसके अलावा संविधान भी दोस्तों कराया है, तो यहाँ से जाकर के संविधान भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जिनको चाहिए पीडीएफ या ई बुक्स वगैरह तो वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से जा करके ज्ञान आरबीएल ऐसा लोगो मिलेगा, कर लीजिए। देखिए, ये आपके स्टैटिक जीके की ई बुक है, मात्र 99 रुपये में दोस्तों ये पूरे टॉपिक से मिल जाएंगे। सभी जो स्पेशल टॉपिक हैं ये मिल जाएंगे। फिर इनको आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ से दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाइएगा। और जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, देखिए आपको यूपीएसआई मूल विधि बैच भी मिल जाएगा, पीडीएफ बैच। इसमें साथियों लगभग 20 चैप्टर होंगे, ठीक है, जिसमें आपको बीएनएस, बीएनएसएस, आईटी एक्ट, एनएसए, एससी एसटी, पॉक्सो, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, यातायात, ठीक है, ये सभी प्रकार के लगभग 20 अध्याय होंगे, जिनकी पीडीएफ आपको ऑफर प्राइस 149 रुपये में मिल जाएगी। इन्हें निकलवा के आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की है 25 रुपये में, ठीक है। आप जाएंगे दोस्तों, कंप्यूटर की भी मिल जाएगी आपके जूनियर असिस्टेंट वगैरह के एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एस सभी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा हिंदी वगैरह है, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। और दोस्तों ये रही स्टैटिक जीके जो आपके स्पेशल टॉपिक्स वाली 99 की, तो ये है, इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पॉलिटी की भी मिल जाएगी, है ना, बेहतरीन तरीके से यूपीएसआई लेवल की। तो जाइए परचेस करिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों देखते हैं बीएनएस। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। साथियों बात आती है बीएनएस की, तो हमने सारी चीज़ें बता दी थी कि भैया बीएनएस में कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे अध्याय 1 से। क्या साथियों? अध्याय 1 से हम देखने वाले हैं भैया कि अध्याय 1 में क्या है, ठीक है। अध्याय 1 से देखेंगे कि अध्याय 1 में क्या है। तो अध्याय 1 में दोस्तों प्रारंभिक, ठीक है। अध्याय 1 आपसे पूछेगा कि बीएनएस का अध्याय 1 क्या कहता है? प्रारंभिक, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कितनी धाराएं हैं। तो साथियों जो पहली धारा है बीएनएस की, बीएनएस देखिए लगभग दोस्तों किसी भी चीज की पहली धारा दोस्तों उसके बारे में ही बताती है कि उसका संक्षिप्त नाम क्या है। तो संक्षिप्त नाम दोस्तों बीएनएस है ना, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 है। विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? विस्तार आपको पता है पूरे भारत में होता है, ठीक है। पूरे भारत में दोस्तों इसका विस्तार होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों जो 12 नॉटिकल जो 200 नॉटिकल मील तक दोस्तों जो भी सीमा होती है दोस्तों, वहाँ तक भी भारत जहाँ तक लगता है दोस्तों, चाहे वायु में हो, जल में हो, थल में हो, हर जगह तक, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ और लागू कब हुआ? तो आपको बता दें कि दोस्तों जो बीएनएस है, बीएनएस, बीएनएसएस है ना, और दोस्तों साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, ये तीनों एक ही साथ लाए जाते हैं और तीनों एक ही साथ दोस्तों पारित किए जाते हैं और तीनों एक ही साथ लागू किए जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों यह संसद के शीतकालीन सत्र में 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित किया जाता है, लाया जाता है, पारित होता है। फिर अगले ही दिन 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी अगर अधिनियम आता है लोकसभा या राज्यसभा, ठीक, पहले दोनों में पास करवाने का, फिर वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब उसको मतलब अप्रूवल दे देंगे, फिर उसके बाद उसे लागू किया जा सकता है, ठीक है। मेन कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति के अप्रूवल देना जरूरी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी दोस्तों 25 दिसंबर 2023 को, ठीक है, यानी कि 25 दिसंबर 2023 यानी 4 दिन बाद, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा से राज्यसभा में पहुंचने के 4 दिन बाद राष्ट्रपति महोदया
कौन? द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों जो वर्तमान में है, ठीक है, इनके द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती है। और ये तीनों अधिनियम दोस्तों लागू कब से होते थे? 1 जुलाई 2024 से। आपसे पूछेगा कि BNS, ठीक है, ये दोस्तों लागू कब से होता है? तो 1 जुलाई 2024 से। राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसे मंजूरी कब दी गई? 25 दिसंबर से। लोकसभा में कब लाया गया दोस्तों? 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 2023 को, और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों धारा 2 परिभाषाएं होती है। देखिए अगर किसी भी चीज की आपकी परिभाषा देता है और पूछता है ये किस धारा में है, तो आप बताइएगा मेरे साथियों कि धारा 2 में है। क्या? धारा 2 में है, ठीक है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे परिभाषाएं हैं, मगर दोस्तों जो थोड़ा सा हमें लगा तो उसके बारे में ही लेकर आया हूँ, ठीक है। जब 2 का दोस्तों 1 में जाएंगे, जैसे परिभाषाओं की मैं बात करूँ तो दोस्तों 1 में क्या है, कार्य के बारे में परिभाषा दी गई, कार्य क्या होता है, ठीक है। 2 के दूसरे में दोस्तों जीव जंतु की परिभाषा दी गई है, जीव जंतु की, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे में दोस्तों कूटकरण, क्या? कूटकरण मतलब कूटकरण का होता है किसी चीज का नकली चीज बना लेना, ठीक है, मतलब उससे संबंधित कोई चीज नकली बनाना कूटकरण कहलाता है, ठीक है, इस तरह से। और दोस्तों जब आगे चलेंगे आप तो चौथे में दोस्तों न्यायालय, क्या? चौथे में किसकी परिभाषा दी गई है? न्यायालय, आप न्यायालय जानते होंगे, ठीक है। 5वें में मेरे साथियों किसकी परिभाषा दी गई है? तो मृत्यु की। मृत्यु क्या होता है इसके हिसाब से उसके बारे में, कि जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत ना हो दोस्तों, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक होगा, ठीक है। 6ठे में दोस्तों बेईमानी, ठीक है, सॉरी, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे दोस्तों आ गए हैं, तो अब देखिए बेईमानी शब्द की बात करते हैं। तो बेईमानी क्या होती है? जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ, सदोष अभिलाभ कारित करे, सदोष मतलब, ठीक है, सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे दोस्तों, वह उस कार्य को करता है। यानी कि कोई भी बेईमानी क्या कहलाती है? जब किसी को दोस्तों सदोष मतलब कि बिना किसी कर्म के, ठीक है, किसी को लाभ मिले और अगले को दोस्तों हानिकारित हो, या फिर अन्य को हानिकारित हो, जिसे हम बेईमानी कहते हैं, ठीक है। 8वां है दस्तावेज। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दस्तावेज में किस किस चीज को रखा गया है, ठीक है, दस्तावेज में क्या क्या चीजें आएंगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यार कहेंगे किसी पदार्थ, जिसको किसी पदार्थ पर अक्षर समझ सकते हैं, अंक या चिन्ह के साधनों द्वारा या उनसे एक से, है ना, उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशायित हो दोस्तों, उपयोग किया जा सके, वो दस्तावेज है। यानी दस्तावेज में कुछ भी लिखा हो, कोई भी चीज लिखा हो जो कि दोस्तों साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना है या फिर किए जाने के लिए आशायित है, वो दस्तावेज है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों लिंग। अब देखिए लिंग जहां पे होगा, लिंग का मतलब क्या होगा, लिंग की परिभाषा क्या बोली गई है? देखिए पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी। कहीं पुल्लिंग लिख दिया गया या लिंग लिख दिया गया दोस्तों, तो ये नर और नारी दोनों को ही परिभाषित करता है, ठीक है। चलिए 12 दोस्तों सरकार है, सरकार की परिभाषा। तो सरकार की परिभाषा क्या है? केंद्रीय सरकार या किसी राज्य का गोता, यानी सरकार के अंतर्गत दोनों सरकारें आएंगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर किसी राज्य की, ठीक है। चलिए अगला 14 नंबर दोस्तों क्षति। क्षति क्या होता है? नुकसान किसी का। कैसे? किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति मतलब उसकी प्रसिद्धि को भी अगर अपमानित कर दिया किसी व्यक्ति को, है ना, तो वो भी दोस्तों क्षति है उसके लिए। संपत्ति को अवैध रूप से कारित करता है, यानी संपत्ति से भी क्षति हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्षति की परिभाषा देता है, ठीक है। अगला है जंगम संपत्ति। क्या? जंगम संपत्ति दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। जंगम संपत्ति क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जंगम संपत्ति का दोस्तों, इसके अंतर्गत हर भांत की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों
या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी है इसके अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, जंगम जिसको आप अचल संपत्ति बोलते हैं, चल संपत्ति बोलते हैं, तो इसमें जंगम संपत्ति की बात की गई है। देखिए इसको आप समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आपसे पूछे परिभाषा किसमें दी गई है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि भैया किसमें दी गई है, तो 2 आर्टिकल 2 में। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों व्यक्ति की परिभाषा दी गई है 26। क्या है कि कोई भी कंपनी, देखिए व्यक्ति का अर्थ होगा कोई भी कंपनी हो, संगम हो, व्यक्ति, निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। यानी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी और संगम भी आएंगे। ठीक है, कोई कंपनी वो भी एक व्यक्ति का ही प्रतिरूप है। ठीक है, चलिए जलयान क्या है दोस्तों, तो किसी देखिए जलयान शब्द किसी चीज अभिप्रेत है। ठीक है, किसी शब्द किसी चीज अप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहरण के लिए बनाई गई। यानी जलयान सोचते हैं जो जल में प्रवहित होती है, जल में चलती है, मानव की संपत्ति के रूप में। ठीक है, चलिए बिल क्या है, तो बिल किसी भी वसीयत, ठीक है, किसी भी वसीयती दस्तावेज से प्राय बिल कहलाता है। वसीयत संबंधित तो कोई भी दस्तावेज वो बिल कहलाएगा। ठीक है, सदोष अभिलाभ क्या है, सदोष अभिलाभ दोस्तों विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। यानी आपने विधि के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध दोस्तों आपने किसी से गलत तरीके से धन इकट्ठा कर लिया जिसके वास्तव में हकदार आप नहीं थे, तो दोस्तों वो क्या होगा, सदोष अभिलाभ। सदोष हानि क्या होती है दोस्तों, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति था, वो सदोष हानि कहलाएगी। ठीक है, तो साथियों जो भी आपके धारा 2 में, ठीक है, धारा 2 में जो भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो हमने करा दी है। अब धारा 3 की बात करते हैं। इसमें साधारण स्पष्टीकरण और पद, क्या साधारण स्पष्टीकरण और पद के बारे में बताएगा जो कि इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। चलिए आपको पता है कि अध्याय 1 दोस्तों, अध्याय 1 धारा 1 से लेकर के 3 तक था। चलिए अब मेरे साथियों देख लेते हैं इसी वक्त हम अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, दंडों के विषय में। ठीक है, दंड कैसे होंगे इसके बारे में बताया गया है। तो साथियों जो आपका अध्याय 2 है उसमें क्या है, दंडों के विषय में। तो चलिए इसके बारे में देखते। तो अध्याय 2 का जो पहला धारा है यानी धारा 4 आता है, इसमें पहले में दंड बताएगा कि दंड कितने प्रकार के हैं। क्या बताएगा दोस्तों, दंड कितने प्रकार के हैं। तो साथियों दंड की मैं बात करूं तो अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय किया जाएगा, यानी अगर कोई भी इंसान क्राइम करता है तो उसको कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। यानी कि आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के दंड का उल्लेख है बीएनएस में, तो आप बताइए कितने मेरे साथियों, तो 6 प्रकार के। कितने, 6 प्रकार के। ठीक है, अभी यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या कोई नया दंड जोड़ा गया। देखिए आपको पता है कि आईपीसी में 5 प्रकार के थे मुख्यतः, ठीक है, जो लागू थे उस समय। ठीक है, बीएनएस में दोस्तों एक दंड और बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर 6 हो गए। तो कौन सा दंड नया जोड़ा गया इसके बारे में याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो पहला दंड है मृत्यु। ठीक है, यानी डेथ। क्या है, मृत्यु दोस्तों। मृत्यु का मतलब आपको पता है फांसी की सजा, जिससे आपको पता है राष्ट्रपति महोदय रोक सकते हैं। समझ गए। दूसरा है आजीवन कारावास। अभी ये भी बताएंगे आजीवन कारावास संबंधित कितने दिन की जेल को बोलते हैं। ठीक है, कितने दिन के जेल को आजीवन कारावास के लगभग ही माना जाता है। ठीक है, तीसरा है कारावास। अब कहेंगे सर आजीवन कारावास अलग अलग है आज, बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, अब देखिए कारावास 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है सादा कारावास, एक होता है कठिन या कठोर श्रम के साथ सारा कारावास। जैसे आपने कभी कभार फिल्मों में देखा होगा कि कुछ गुंडे होते हैं जो जेल में बंद होते हैं, केवल जेल में बंद रहेंगे दोस्तों, बैरक में बंद रहेंगे और वो आराम से केवल खाना खाएंगे और आराम से वहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, और आपने शोले पिक्चर देखी होगी। शोले में दोस्तों जय और वीरू क्या होते हैं, पत्थर तोड़ा करते हैं। यानी कि आपको श्रम भी करना होगा। अगर सश्रम दे दिया गया है तो आपसे सारे काम भी वहां करवाए जाएंगे, श्रम भी करवाया जाएगा, मगर उसके लिए पैसे मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जेल में थे इतना कमा के लाए हैं। ठीक है, तो
सादा कारावास यानी कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा आपको, केवल जेल में बंद रखेंगे, ठीक है। और सश्रम यानी कि या फिर कठोर कारावास, इसका मतलब क्या, आपसे काम भी वहां पे करवाएंगे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चौथा दोस्तों है, देखिए पहला हो गया मृत्यु, दूसरा हो गया आजीवन कारावास, तीसरा हो गया कारावास, जिसमें 2 प्रकार के कारावास है, ठीक है, सादा और साधारण और कठोर, ठीक है। चौथा है दोस्तों संपत्ति का संपहरण। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? संपत्ति का संपहरण मतलब क्या होता है? इसको सिंपल सी भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं कुर्की हो गई घर की, ठीक है, इनका सामान उठा ले गए। यानी जब कोई आप बहुत बड़ा कांड करते हैं, फिर सरकार आपसे कहती है आप हाजिर हो जाए, नहीं तो आपके घर का पूरा पूरा सामान दोस्तों कुर्की कर लिया जाएगा, तो उससे ही बोलते हैं संपत्ति का संपहरण। और दोस्तों पांचवा है जुर्माना। जुर्माना मतलब पैसों का जुर्माना लगा दिया गया आपसे कि भैया ये क्राइम आपने किया है, आपको 2 साल की सजा मिलेगी और 2 लाख रुपए देने होंगे, तो दोस्तों वो जुर्माना कहलाता है, ठीक है। तो इतने तो दोस्तों पिछली बार थे, यानी आईपीसी में इतने थे, ठीक है। मगर दोस्तों ये नहीं था सामुदायिक सेवा, ये अलग से जोड़ा गया है, नया दंड जोड़ा गया सामुदायिक सेवा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कि कोई आपने दंड किया, आपसे कहा गया भैया जाइए इन समुदाय को इतने दिन खाना खिलाइए, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सामुदायिक सेवा एक अलग से दंड जोड़ा गया है, जो कि आईपीसी में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। देखिए आईपीसी में एक दंड दास्ता भी था दोस्तों, उसे 1949 में हटा दिया गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब अगला है दोस्तों पांचवा, क्या कहता है, मृत्यु दंडादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण। क्या दोस्तों? मृत्यु दंडादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण मेरे दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, याद रखेंगे कि मृत्यु दंड को सरकार किसी अन्य लघु दंड में कर सकती कन्वर्ट, यानी मृत्यु दंड को सरकार किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। यानी कि मान लिया किसी भी व्यक्ति को मेरे साथियों क्या होता है, मृत्यु दंड दिया जाता है, तो सरकार उसे छोटा कर सकती है। यानी कि मृत्यु दंड का दंडादेश दिया गया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति बिना, ठीक है, यानी अपराधी की सम्मति के बिना किसी भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। यानी मान लिया मृत्यु दंड दिया गया दोस्तों, उसको कारावास या फिर आजीवन कारावास में, मतलब कि मृत्यु दंड को दोस्तों आजीवन कारावास में बदल सकती है, ठीक है, लघुकृत कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट कहा गया है कि आजीवन कारावास को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, समझिएगा, आजीवन कारावास को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से लघुकृत कर सकती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि अगर आजीवन कारावास है दोस्तों, तो दोस्तों या फिर दोस्तों ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों, दोनों में से किसी भी उसमें कारावास में लघुकृत कर सकती है, ये चीज आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अगला छठा क्या कहता है कि दंडाविधियों की भिन्न की गणना, मतलब दंडाविधियां जो है उनकी गणना कैसे की जाएगी, कितने साल मान लिया हो जाएगा। जैसे मान लिया आपको दे दिया गया दोस्तों, ठीक है, क्या कह दिया गया आपको, आजीवन कारावास दिया गया, कितने साल के लिए माना जाता है, ठीक है, इसकी तो याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। यानी आपको अगर आजीवन कारावास दिया गया है तो ये मान लिया जाएगा आपको 20 साल की सजा दी गई, क्योंकि आजीवन का मतलब जिंदगी भर, जब तक आप काम करने लायक नहीं, तो यानी कि ये मान लिया जाएगा कि आपको 20 वर्ष के लिए कारावास दिया गया है, आजीवन कारावास को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां है दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकता है, ये चीज याद रखेंगे। यानी आपको बताया गया है कि दंडाविष्ट कारावास में, यानी जो आपको कारावास दिया जाएगा उसमें कभी किसी कठिन या फिर सादा भी हो सकता है। हमने बताया कि ये 2 प्रकार के कारावास होते हैं, ठीक है, कि किसी मामले में आपको कारावास साधारण वाला दिया जाएगा कि आप बैठे केवल रोटी खाइए, और किसी में मेरे दोस्तों कठोर होगा कि आपको काम भी करना पड़ेगा और पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बताया गया इसमें धारा 7 में। धारा 8 में क्या है, जुर्माने की रकम का, जुर्माना आदि के भुगतान के व्यतिक्रम करने का दायित्व, ठीक है। यानी इसमें क्या बताया गया, धारा 8 में क्या कहा गया दोस्तों कि मान लिया आपको जुर्माने के लिए कहा गया, ठीक है, जुर्माने के लिए कहा गया। अब
जुर्माने की रकम आप नहीं जमा कर पा रहे, फिर उसके लिए क्या करा जाएगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, कि जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने का दायित्व। ठीक, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उनको हम एक लाइन में छोड़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए 9वां क्या कहता धारा कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। मतलब जैसे मान लिया कि कोई अपराध है, इसमें कई अपराध मिल गए, ठीक है, कई अपराध मिल गए, तो उसके लिए दंड कैसे दी जाएगी, उसकी अवधि क्या होगी, तो इसके बारे में चर्चा इसमें की गई है कि भैया कई अपराधों के लिए कैसे आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? जैसे मान लिया मेरे दोस्तों कोई भी व्यक्ति है ए और बी, ठीक है, मान लो दोस्तों कि ए व्यक्ति ने क्या किया, बी को 50 लाठी मारी। ठीक है, 50 लाठी मारी। अब मान लो दोस्तों तो वो किससे दंडित होगा, कई अपराधों से मिलकर बना, यानी कि भाई एक लठ मारा, तो दोस्तों तो इसको क्या बोलेंगे कि दोस्तों ये मारपीट वाले ना, मारपीट वाले अपराध से होगा। ऐसा थोड़ी ना कि दोस्तों कि एक लाठी के लिए दोस्तों दंड दिया गया था कि भैया इस मारेगा तो 1 साल की सजा होगी, अब 50 लाठी मार दे 50 साल की सजा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि कई दंडों से मिलकर बनेगा। जैसे मारपीट है, मारपीट क्या होगा दोस्तों, कई दंडों से मिलकर बनेगा। आपने 50 लाठी मारी तो दोस्तों आपको एक ही सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि 50 लाठी के लिए अलग अलग सजा दी जाएगी। एक लाठी के लिए चलिए सजा आपने 5 साल भोग कर दिया, फिर चलिए फिर जेल जाइए, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि तय की गई है कि ये मारपीट में जो दोस्तों दंड दिया जाएगा वो वाली आपके लिए होगी। ठीक है, कई 10वां क्या कहता है, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह अपराध का दोषी है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इसके बारे में बताया गया है 10 में। ठीक है, चलिए ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ये एकांत परिरोध दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए। ठीक है, एकांत परिरोध दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर एकांत परिरोध 3 माह से अधिक न होंगे, जो निम्न माप मान के अनुसार रखा जाएगा। कोई भी दोस्तों 3 माह से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के इसको याद रखिएगा, इसमें बताया गया 3 माह से अधिक नहीं होगा। ये होता किस लिए दोस्तों, जैसे कि आतंकवादी को किसी से मिलने नहीं दिया था, मतलब एक अलग तरीके रखा जाएगा, आपको किसी से मिलने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है। अब अगर उससे अधिक होगा तो उसका कैसे होगा, ये चीज़ समझिएगा कि यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 माह से अनधिक समय। ठीक है, मतलब 3 माह के लिए भी शर्त दी गई है कि कैसे होगा। आपको मान लिया कि कारावास दोस्तों, कारावास की अवधि 6 महीना आपकी है, तो 6 महीने में दोस्तों 1 माह से अधिक, 1 महीने से अधिक आपको एकांत परिरोध नहीं किया जा सकता। समझ गए? अगर आपको 6 साल की जेल है तो 6 माह की जेल में आपको 1 माह से अधिक आपको यानी 30 दिन से अधिक आपको एकांत परिरोध नहीं रखा जा सकता। फिर दूसरा क्या है, यदि दोस्तों कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो परंतु 1 साल से अधिक ना हो, यानी कि 6 माह से लेकर के 1 साल तक की अवधि के लिए आपका कारावास है, तो आपको कम से कम अधिकतम दोस्तों 2 महीने के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। वहीं यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक हो और 3 माह से अनधिक हो, यानी 3 माह नहीं दोस्तों, ठीक है, यानी कि एक वर्ष से अधिक हो। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे दोस्तों गलती नहीं हुई है, ये कहा गया है कि अगर कारावास 1 वर्ष से अधिक है तो दोस्तों आपको 3 माह से अधिक समय तक, यानी कि 3 माह तक के लिए आप उसको एकांत परिरोध में रख सकते हैं। यानी यहाँ समझिए, अगर आपको सजा है ना 0 महीने से लेकर के 6 माह तक की है, 6 माह तक की दी गई है, तो आपको 1 महीने एकांत परिरोध में रख सकते हैं 1 माह तक। अगर दोस्तों 6 माह से 1 साल तक है तो आपको 2 महीने दोस्तों 2 माह तक दोस्तों एकांत परिरोध रख सकते हैं। और दोस्तों अगर 1 साल से अधिक का है तो आपको 3 माह एकांत परिरोध में रख सकते हैं, यानी 3 माह से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर इसके ऊपर रखना है दोस्तों कोई कानून के तहत रखना होगा। ठीक है, संसद से बिल पास करानी होगी। चलिए अब दोस्तों 12वीं में क्या है, एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध की अवधि के बारे में 12वीं में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम पहले बता चुके हैं भैया कि एकांत परिरोध कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लॉजिक समझ लीजिए। एकांत परिरोध की अवधि, इसमें ये कहा गया है कि एकांत परिरोध दोस्तों 1 बार में, देखिए अधिकतम तो
3 माह तक ले सकते हैं। मगर दोस्तों इसमें यह भी कहा कि एक बार में एकांत परिरोध 14 दिन से अधिक नहीं होगा, 14 दिन से अधिक नहीं होगा। अगर दोस्तों 14 दिन से अधिक नहीं होगा ना, मगर एक चीज और कहा गया कि 3 माह से अधिक कारावास में 7 दिन से अधिक नहीं रख सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, अगर 3 माह से अधिक का कारावास है तो 7 दिन में, एक बार में 7 दिन से अधिक नहीं रख सकते, ये चीज भी बताया गया है। चलिए 13 का कहता है कि पूर्व 2 सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। तो चलिए दोस्तों ये आपके अध्याय 2 तक, क्या अध्याय 2 तक हमने समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों अब मैं यही कहूँगा कि चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, देखिए संविधान के नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, यहाँ से संविधान कर लीजिए, स्ट्रैटेजी के कर लीजिए, मूल विधि क्लासेस कर लीजिए। और दोस्तों पीडीएफ वगैरह चाहिए दोस्तों, जैसे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको देखिए ये है हमारी मूल विधि की पीडीएफ। इसके लिए आप 149 रुपीज़ पे करके ज्ञान आर्टिफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से दोस्तों लिंक नीचे दे दिया जाए। ठीक है, तो इसको परचेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।